गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 अनिवार्य तालिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई हैं और इन्हीं तालिकाओं में जो दिए गए हैं गुणक, उन्हीं के आधार पर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक्सीडेंट क्लेम केस में अवार्ड राशि निकाली जाती है। इन तालिकाओं के बिना अवार्ड राशि निकालना संभव नहीं है। आज के इस वीडियो में स्पेशल मैं उन तालिकाओं को ही आपके लिए लेकर आया हूं और ये तालिकाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष तौर से ऐतिहासिक फैसलों में दी गई हैं। जैसे कि सरला वर्मा 2009 में मल्टीप्लायर के सिद्धांत की तालिका दी गई गुणक लागू करने की। साथ ही सहचार्य में कटौती जो की जाएगी वो भी इसी में तालिका दी गई है। दूसरी तालिका दी गई है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के संबंध में प्रणय सेठी 2017 का जो ऐतिहासिक फैसला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है। और तीसरा जो है कि मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 में जो बताया गया है, जो तालिका दी गई है। और इसी प्रकार से एक फिक्स्ड तालिका भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं खर्च की, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही रहते हैं। एक विधि के छात्र और जिन्होंने नई वकालत की प्रैक्टिस चालू की है उनके लिए, और जो एक्सीडेंट क्लेम केस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए, और एक आम व्यक्ति के लिए घर बैठे ही इन तालिकाओं को निकालना और इसके आधार पर अवार्ड राशि निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इतने सरल तरीके से मैं आपके लिए इस तालिका को मैंने व्यवस्थित रूप से तैयार किया है कि एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा या 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में भी अगर आप दे देंगे इन तालिकाओं को और ये फार्मूले को, और आप उससे कहेंगे कि अवार्ड राशि निकाल कर दो, तो एक्सीडेंट क्लेम केस में अवार्ड राशि आपको निकाल कर दे सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि 20,000 की सैलरी, मतलब 20,000 की उसकी तनख्वाह और उसको 37,64,000 का मुआवजा राशि मैंने इन्हीं तालिकाओं के आधार पर निकाल कर दिखाई थी। लेकिन इन तालिकाओं का उल्लेख मैंने स्पेशली नहीं किया था उसमें दिखाते हुए, वो ई बुक के अन्य अध्यायों में थी वो, लेकिन विशेष तौर से वीडियो मैंने इसलिए बनाया है आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी हो सके इन तालिकाओं को एक ही जगह देखकर उसके आधार पर अवार्ड राशि निकालने में आपको सहूलियत और आसानी हो सके। और इसी के नीचे मैंने वही एग्जाम्पल लिया है 20,000 की सैलरी का, तनख्वाह का, मासिक तनख्वाह का, कि उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, 38 वर्ष उसकी आयु है, उसके ऊपर 3 आश्रित हैं, डिपेंडर हैं, तो उसमें जो 37 लाख रुपए के समथिंग मुआवजा निकालने का जो उदाहरण मैंने जस्ट कल ही वीडियो अपलोड किया है, उसी उदाहरण को इस डिजिटल ई बुक में मैंने इन्हीं तालिकाओं के नीचे आपके लिए लेकर आया हूं। संक्षिप्त में वीडियो के आखिरी में मैं आपको उसके आधार पर भी मैं जानकारी दूंगा ताकि आपको पता लग सके कि आखिर ये किस प्रकार से निकाली जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले जब हम अवार्ड राशि निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मासिक आमदनी निकालते हैं। जैसे कि 20,000 है, 20,000 में फिर हम 12 का गुणा करके साल की निकालते हैं। फिर उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तालिका में जो परसेंट दिया गया उसके आधार पर राशि जोड़ी जाती है निकालकर। उसके बाद फिर सरला वर्मा 2009 की जो सहचार्य की कटौती है वो उसमें से कटौती की जाती है। उसके बाद जो राशि हमारे पास में बढ़ती है उसमें मल्टीप्लायर की तालिका के अनुसार गुणक का गुणा किया जाता है, 18, 16, 20, 25 जो भी हो, जो तालिका में दिया गया है। यहां आकर हमारा फाइनल अवार्ड क्लेम राशि निकल जाती है। उसके बाद फिर वो फिक्स्ड खर्च जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए कि लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक ही रहते हैं, उन्हें बदला नहीं जाता, वो उसमें जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट एक्सीडेंट क्लेम की अवार्ड राशि इस प्रकार से हम निकालने में सक्षम हो पाते हैं। ये तालिका पे फोकस करके सर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आप यदि मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर स्पेशल तालिका का एक भी वीडियो नहीं है। और चूंकि एक्सीडेंट क्लेम की ये जान है, जान मतलब आप ये मान के चले रूह है, ये तालिका है। यदि हमने इन तालिकाओं को एक जगह निकाल कर व्यवस्थित रूप से नहीं रखा तो हम कभी भी अवार्ड राशि नहीं निकाल पाएंगे। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं तालिकाओं के आधार पर एक्सीडेंट क्लेम की अवार्ड राशि निकाली जाती है। आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स खोलकर देख लें सर। 2021 का सत्येंद्र कौर का जैसे जस्ट लेटेस्ट है, और उसके बाद जय श्री चोला मंडल का 2021 का है, ये हमारे इसी वीडियो के टाइटल से संबंधित है। और प्रणय सेठी को देख लें आप, सरला वर्मा देख लें, इनमें तो लैंडमार्क सिद्धांत प्रतिपादित किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आज का मेरा वीडियो सर स्पेशल इन तालिकाओं पर है। 4 तालिकाएं मैंने आप लोगों के लिए तैयार की हैं, बड़े व्यवस्थित तरीके से तैयार की हैं, डिजिटल ई बुक के अंदर तैयार की हैं, ताकि आपको आसानी से सभी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ा कंप्लीट वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैंने तालिका के साथ ही उदाहरण भी आपके लिए शामिल किया है, वही उदाहरण जो मैंने कल वीडियो स्पेशल बनाया था, लेकिन इसमें उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा
बहुत कम समय में, ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि किस प्रकार से इन तालिकाओं का उपयोग किया जाएगा। तो अब हम बिना देरी करे सर डिजिटल ई बुक की ओर बढ़ते हैं, जहां मैंने तालिकाएं आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। ये तालिकाएं आपको ढूंढने के लिए सर अलग अलग जजमेंट को खंगालना पड़ता, जैसे कि सरला वर्मा आपको स्टडी करना पड़ती 2009 का, प्रणय सेठी 2017 को आपको पढ़ना पड़ता पूरा जजमेंट, मेघमा जनरल इंश्योरेंस 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को आपको पढ़ना पड़ता, तब कहीं जाकर आप ढूंढ पाते इसमें। तो आपके इन घंटों के समय की बचत करते हुए मैंने मात्र चंद मिनटों में यह आपके लिए तालिका तैयार की है, ताकि आप चंद मिनटों में इससे कैलकुलेट करके एक्सीडेंट क्लेम का अवार्ड राशि आप पहले अपनी टेबल पर निकाल सकें। क्योंकि वकालत की प्रैक्टिस में सबसे पहला सवाल यही होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट क्लेम केस किसी भी वकील साहब के पास आता है तो पक्षकार का सबसे पहला यही कहना होता है कि वकील साहब इसमें हमें कितनी अवार्ड राशि मिलेगी। अब वो कितनी मिलेगी आप अगर आप खुद ही निकालना नहीं जानते हैं तो आप उसको भी नहीं बता पाएंगे। जज साहब तो इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके अवार्ड राशि निकालते हैं, लेकिन आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जब पक्षकार को बताते हैं तो उसके मन में बड़ा हिम्मत और एक धैर्य पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे इतनी राशि के आसपास मिलेगी। ये फिक्स नहीं है सर, ये मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाया है निकाल के। अब मैं आपको आगे की जानकारी इन्हीं तालिकाओं को, सबसे पहले मैं 4 तालिका बताऊंगा सर जो मैंने आपके लिए तैयार की है, उसके बाद सरल उदाहरण। आइए सर लेट्स गो। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है एमए सिटी कोर्ट में इसके बिना नहीं निकाला जा सकता एक्सीडेंट क्लेम अवार्ड, जानिए सुप्रीम कोर्ट की 4 अनिवार्य तालिकाएं। ये सर हमारे आज के वीडियो का टाइटल है और यही हमारी ई बुक का भी टाइटल है। अब मैं सीधे आपको मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं। इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है और विषय सूची भी है। तकरीबन इसमें मैं आपको बता दूं 47 अध्याय के समथिंग इसमें हो चुके हैं। और ये आज की जो तालिका है मैं उसी पर लेके आता हूं सर। 4 तालिकाएं मैंने इसमें आपके लिए तैयार की हैं, जिसमें हम देखते हैं तालिका नंबर 1। अब हम शुरू करते हैं सर वीडियो और हम देखते हैं तालिका नंबर 1। आप नोट करते चलिए ध्यान के साथ, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण तालिकाएं आपको ढूंढने पर भी इतनी आसानी से, इतने व्यवस्थित तरीके से एक जगह नहीं मिलेंगी। क्योंकि यही वो चीज है, यही वो बेसिक नब्ज है, जैसे इंसान की नब्ज होती है डॉक्टर चेक करता है, यही वो एक्सीडेंट क्लेम की नब्ज है। यदि हमने इसको समझ लिया तो पूरा एक्सीडेंट क्लेम हमारे लिए लड़ना आसान हो जाएगा, जीतना आसान हो जाएगा और उसके आधार पर अवार्ड राशि निकालना भी सर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तालिका नंबर 1 प्रणय सेठी 2017 की विधिक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तालिका है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है सर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत बताए गए और ये तालिका उसमें दी गई है। उसी के आधार पर ये तालिका मैंने तैयार की है। नंबर 1 है सर, इसमें दो बताए गए हैं, 2 आधार, एक परमानेंट जॉब के लिए और एक अस्थायी नौकरी जो करते हैं, सेल्फ व्यवसाय, दिहाड़ी मजदूर या जो भी हैं अपना सेल्फ कारोबार करते हैं, उनकी दोनों की तालिका दी गई। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो में आ जाएगा। क्योंकि सरला वर्मा 2009 में सिर्फ परमानेंट जॉब वालों के लिए दी गई थी, उसके विस्तार करते हुए 2017 में परमानेंट जॉब के अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। सरला वर्मा में जो है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तालिका का बड़ा सीमित रूप दिया गया था, उसका डेवलप्ड रूप 2017 में प्रणय सेठी में दिया गया। क्या है सर ये? नंबर 1 है स्थायी नौकरी वाले मृतकों के लिए फॉर परमानेंटली 40 वर्ष से कम उम्र होने पर आय में 50% जोड़ा जाएगा। 40 से 50 वर्ष तक की उम्र होने पर आय में 30% जोड़ा जाएगा। 51 से 60 वर्ष तक की उम्र होने पर आय में 15% जोड़ा जाएगा। 60 वर्ष से अधिक यानी रिटायरमेंट के बाद अमूमन स्थायी नौकरी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं जुड़ता। ये हो गई सर हमारा नंबर 1। नंबर 2 हम देखते हैं इसमें प्राइवेट नौकरी, स्वरोजगार या निश्चित आय वालों के लिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड फिक्स्ड सैलरी 40 वर्ष से कम उम्र होने पर आय में 40% जोड़ा जाएगा। हमारे पिछले उदाहरण में 38 साल की उम्र पर यही 40% जोड़ा है, जो मैंने डिजिटल ई बुक में आगे उदाहरण आपके लिए तैयार किया, अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको ताकि इन तालिकाओं के आधार पर आप समझ सके उन्हें। 40 से 50 वर्ष तक की उम्र होने पर आय में 25% जोड़ा जाएगा। 51 से 60 साल की उम्र होने पर आय में 10% जोड़ा जाएगा। ये कौन सा है सर? प्राइवेट नौकरियों के लिए। विशेष टिप्स भी मैंने इसमें लिखी है। यदि मृतक बिना किसी तय आय के था, जैसे गृहिणी या मजदूर, तो कोर्ट उसकी काल्पनिक आय नेशनल इनकम तय करता है और उस काल्पनिक आय पर भी उसकी उम्र के अनुसार प्राइवेट नौकरी वाले स्लेब जैसे कि 40%, 25% या 10% अनिवार्य रूप से जोड़ता है।
इनकम टैक्स की कटौती, यदि मृतक की आय टैक्स स्लैब में आती है तो पहले वास्तविक आय में से इनकम टैक्स घटाया जाता है, उसके बाद बची हुई शुद्ध आय पर यह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट निकाला जाता है। यह हो गई सर हमारी तालिका नंबर 1। अब हम देखते हैं सर तालिका नंबर 2। कुल 4 तालिकाएं हैं सर, उसमें से तालिका नंबर 2 है सरला वर्मा 2009 की विधिक गुणक तालिका, मल्टीप्लायर टेबल। अब आप देखिए इसमें 15 से 20 वर्ष में 18 का गुणक लागू किया जाएगा। प्रैक्टिकली कैसे होगा वो भी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा सर। 21 से 25 वर्ष में 18 का गुणक लागू किया जाएगा। यदि आहत या मृतक की आयु 26 से 30 वर्ष के बीच है तो 17 का गुणक लागू किया जाएगा। 31 से 35 वर्ष है तो 16 का गुणक लागू किया जाएगा। 36 से 40 वर्ष है तो 15 का गुणक लागू किया जाएगा। 41 से 45 वर्ष तक है तो 14 का गुणक लागू किया जाएगा। 46 वर्ष से 50 वर्ष तक है तो 13 का गुणक लागू किया जाएगा। 51 वर्ष से 55 वर्ष तक है तो 11 का गुणक लागू किया जाएगा। और 56 वर्ष से 60 वर्ष तक है तो 9 का गुणक लागू किया जाएगा। 61 वर्ष से 65 वर्ष तक है तो 7 का गुणक लागू किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक होने पर 5 का गुणक लागू किया जाएगा। ये तालिका सर मैं डिजिटल ई बुक के अंदर से बता रहा हूं सर आपको पढ़कर, और ये डिजिटल ई बुक आपकी आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली तैयार की है। बड़ी मुकम्मल डिजिटल ई बुक है सर, इसमें पूरी तालिका और उसके नीचे उदाहरण दोनों शामिल हैं। इसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यदि आपको किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। विशेष नियम क्या लिखा है सर इसमें, इस ऐतिहासिक कानून के तहत देश में अधिकतम मल्टीप्लायर 18 तय किया गया है और न्यूनतम 5 है, जो बुजुर्गों के मामले में भी अनिवार्य रूप से मिलता है। अब तालिका नंबर 3 सरला वर्मा 2009 की विधिक खर्च कटौती तालिका, डिडक्शन टेबल। ये जजमेंट के अंदर सर ऐसे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 50-50 पेज के जजमेंट है, कम से कम 20-20 पेज के, उससे ऊपर ही माने आपको सब पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप कहीं निकाल पाएंगे। आपकी सारी मेहनत बचाते हुए मैंने जो आपके घंटों का काम है वो मिनटों में कर दिया है सर। आप ध्यान से सुनिए, आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं ये, और आप चाहें तो डिजिटल ई बुक भी आप मेरी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजों के विवेक पर निर्भरता खत्म करने के लिए मृतक के वैवाहिक स्टेटस और आश्रितों की संख्या के आधार पर यह निश्चित पैमाना तय कर दिया है। इसे याद रखना बहुत आसान है। कैसे? नंबर 1, विवाहित मृतक होने पर जो खर्च में कटौती की जाएगी ये कहां पर की जाएगी खर्च, जैसे कि आपने उसकी मंथली इनकम निकाल ली, उसमें 12 का गुणा कर दिया, साल भर की आमदनी निकाल ली, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तालिका के हिसाब से परसेंट निकालकर वो जो परसेंट आया 40%, 30%, वो उसकी मूल सालाना आमदनी में जोड़ दिया। अब इसमें से खर्चे की कटौती की जाएगी। खर्चे की कटौती क्या होती है कि जो मृतक है वो उसके ऊपर जो खर्च करता वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। जो राशि बचेगी वो डिपेंडर के ऊपर खर्च करता परिवार में, जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता, तो वही लोग क्लेम याचिका लगाते हैं और माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि जज साहब ये इतने रुपए हमारे ऊपर इतने सालों तक खर्च करता तो ये राशि हमें दिलाई जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें जो है विवाहित मृतक होने पर नंबर 1 है विवाहित मृतक होने पर, मेरिड डिसीज्ड, 2 से 3 आश्रित होने पर 1/3 मतलब 1/3 कटेगा, यानी 33.33% खुद का खर्च और 66.66% परिवार की बचत। नंबर 1 हो गया। जब 2 से 3 आश्रित उस मृतक के ऊपर थे तब ये 1/3 उसमें कटौती की जाएगी। दूसरा है 4 से 6 आश्रित होने पर 1/4 मतलब 1/4 कटेगा, यानी 25% खुद पर खर्च और 75% परिवार की बचत पर। 6 से अधिक आश्रित होने पर 1/5 मतलब 1/5 कटेगा, यानी 20% खुद का खर्च और 80% परिवार की बचत। दूसरी स्थिति आती है सर अविवाहित आबलिक कुंवारे मृतक होने पर, अनमेरिड स्थिति में सामान्य नियम में 1/2 मतलब आधा कटेगा, यानी 50% खुद का खर्च और 50% माता पिता की बचत। विशेष अपवाद जैसे कि केवल विधवा मां आश्रित हो तो 1/3 1/3 इसमें कटेगा। इस ऐतिहासिक कानून के तहत विवाहितों के मामले में कम से कम 1/3 की कटौती होती है, जबकि अविवाहित के मामले में सामान्यतः पूरी आधी 50% आय काट ली जाती है, क्योंकि भविष्य में उनकी शादी और नया परिवार होना संभावित माना जाता है। अब जो है मुआवजे की रीढ़, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी है सर, ये आप जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है,
ऐसी एक्सीडेंट क्लेम केस की दुनिया में इन तालिकाओं का महत्व है, क्योंकि इन तालिकाओं के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अवार्ड राशि कैसे निकाली जाएगी। हम सोच भी नहीं सकते, हम एक कदम नहीं उठा सकते अवार्ड राशि निकालने का। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसीलिए दिए गए सिद्धांत और तालिकाएं कि एक आम व्यक्ति भी, एक एडवोकेट्स भी इसके आधार पर संभावित क्लेम निकाल सके। अंतिम फैसला जज साहब के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जज साहब के द्वारा भी इन्हीं सिद्धांतों को और इन्हीं तालिकाओं के आधार पर अवार्ड राशि कोर्ट में निकाली जाती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही लैंडमार्क जजमेंटों में बताया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लायर, डिडक्शन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को तो पूरी तरह इन तालिकाओं के अंदर बता दिया गया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण कानूनी क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए। वो आता है सर हमारा तालिका नंबर 4। 3 तालिकाएं हमारी हो चुकी हैं, ये चौथी और अंतिम तालिका है। इसके बाद मैं उदाहरण भी आपको बता दूंगा। फिक्स्ड खर्च जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक समान रहते हैं। प्रणय सेठी 2017 और मगमा जनरल 2018 के सिद्धांतों के आधार पर ये राशियां पूरे देश की अदालतों के लिए कानूनन बाध्यकारी और फिक्स हैं। इसमें कोई भी कोर्ट अपने विवेक से कमी नहीं कर सकती, वर्तमान 20% संवर्धित दरों के साथ। 20% इसलिए लिखा है, मैंने आपको बता दूं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऐतिहासिक फैसला है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक 8 में बड़ी महत्वपूर्ण बात दी गई है। क्या महत्वपूर्ण बात दी गई है? उसमें 3 खर्चे बताए गए हैं, संपत्ति की हानि और वैवाहिक पत्नी को सहचार्य की हानि और दाह संस्कार का खर्च। ये 3 खर्च बताए गए, 15,000, 40,000 और 15,000। साथ ही इसमें बताया गया है कि हर 3 साल में 10% की वृद्धि इसमें की जाएगी। 2017 का फैसला है, 2026 में हम बैठे हुए हैं सर आज की तारीख में। 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 9वां साल चल रहा है। 4 महीने बाद पूरे 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 2 ब्लॉक पूरे हो चुके हैं, 3-3 साल के, तो हमने 20% की राशि इसमें जोड़ दी है। साथ ही मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि जो प्रणय सेठी 2017 का जो ऐतिहासिक फैसला है, उसमें यह अन्य फिक्स्ड खर्च में सिर्फ पत्नी को ही सहचार्य की हानि माना के बारे में बताया गया कि बिछड़ने के दुख के रूप में उसे राशि दी जाएगी। इसमें पत्नी के अलावा बच्चे और माता पिता को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसी का विस्तार करते हुए मेघमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध नानूराम 2018 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट लाया गया और उसमें इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, इसमें तालिका में आपको बताने जा रहा हूं। पति आबलिक पत्नी का सहचार, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोसियल कंस्ट्रम, ये 48,000 है सर। ये 40,000 मूल दी गई है प्रणय सेठी की वो जजमेंट के अंदर, पैरा क्रमांक 61 के और पैरा क्रमांक 8 में। आप खोलकर देख लें जजमेंट को, जजमेंट भी मैंने इसमें दिया हुआ है आगे अध्यायों में। आप उसमें देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक का बताया गया और उसमें 40,000 बताया गया। इसमें मैंने 20% जोड़कर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे 3 और 3 साल 6 साल हो चुके हैं, तो 20% की वृद्धि के साथ इस तालिका में मैंने जोड़ के लिखा हुआ है। केवल जीवित पत्नी या पत्नी को जीवन साथी खोने के एवज में मिलती है। ये ऊपर तालिकाओं के नाम बता दिए सर मैंने। हेड है नंबर 1, दूसरे में तयशुदा फिक्स राशि, तीसरे कॉलम में किसे और किस आधार पर मिलता है, चौथा कॉलम में मुख्य मार्गदर्शिका जजमेंट वैधानिक आधार। तो एक तो सर हमारा हो चुका है, ये किस आधार पर है सर? ये जो निकाला गया है मगमा जनरल इंश्योरेंस बनाम नानूराम 2018 के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं सर, माता पिता का सहचार 48,000 प्रति माता पिता, सबको अलग अलग दी जाएगी, आप ये ध्यान रखिएगा सर। यदि अविवाहित या विवाहित बेटा बेटी मरता है तो उसके माता और पिता दोनों को अलग अलग यह राशि मिलती है। किस आधार पर? मगमा जनरल इंश्योरेंस 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई बहन का सहचार, उनके बिछड़ने की हानि 48,000 रुपए सर इसमें लिखी गई है। यदि कोई भाई बहन पूरी तरह मृतक पर आश्रित था, जैसे कि अविवाहित था और पूरा उसका खर्चा, या विकलांग था, तो कोर्ट विवेकानुसार इसे भी स्वीकार करती है। ये कहां से आया सर? मगमा जनरल इंश्योरेंस 2018 के पैराग्राफ क्रमांक 9 में ये चीज बताई गई के अनुसार बहन को देय होगा। इसके बाद आता है सर हमारा अगला जो है लॉस ऑफ स्टेट, संपत्ति का नुकसान 18,000, उसमें 15,000 दिया गया, 20% बढ़ा कर लिखा हुआ है मैंने। असामयिक मृत्यु के कारण परिवार की सामान्य बचत और एस्टेट को लगे झटके के लिए फिक्स एक मुश्त राशि
ये आई है प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट से ली गई है। आवागमन का खर्च 15,000 रुपए अदालती विवेक के आधार पर होता है सर। शव को दुर्घटना स्थल या अस्पताल से निवास स्थान तक लाने के लिए अमूमन हर दावे में जोड़ा जाने वाला अनिवार्य खर्च है। उसके बाद आता है सर हमारा परिवारक परिचारक खर्च, अटेंडर खर्च 10,000 से 15,000 यदि लागू हो। यदि दुर्घटना और मृत्यु के बीच मृतक कुछ समय अस्पताल में उपचाराधीन रहा हो तो देखभाल करने वालों के लिए ये राशि दी जाती है स्थापित न्यायिक सिद्धांत के आधार पर। तो ये इस प्रकार से ये हमारी होगी सर चौथी तालिका। तो चारों तालिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर दी गई हैं, उन्हीं तालिकाओं को मैंने इस डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार किया है। मकसद आपको सरलता और आसानी पैदा हो। वरना मैंने भी जब निकालना चालू किया था तब मैंने भी जजमेंट्स को पढ़ा सर, पूरा सरला वर्मा पढ़ा, प्रणय सेठी को पढ़ा, मगमा जनरल इंश्योरेंस को पढ़ा। अब हम बार बार अगर कोई हमारे सामने पक्षकार आ जाएगा या हमें ही निकालना हो तो क्या हम बार बार फिर जजमेंट्स को पढ़ेंगे? क्या हम वापस खोलेंगे? नो सर, आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैंने सरल तालिकाएं तैयार की हैं ताकि चारों तालिकाएं आपको घंटों का काम मिनटों में कर दें। चंद मिनटों में आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब इन तालिकाओं का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है बड़ी संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बता देता हूं। 20,000 आय पर 37 लाख का क्लेम कैसे, इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है सर मैंने कल ही। आप डिटेल जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके नीचे उस वीडियो की डिजिटल ई बुक की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। आज मैं आपको शॉर्ट में परिचय कराता हूं, 5 स्टेपों में हम समझेंगे। नंबर 1 स्टेप में सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहले उसकी महीने की आय को साल में बदलेंगे। जैसे 20,000 तो 20,000 में 12 का गुणा करा तो 2,40,000 हो गया। स्टेप नंबर 2 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। यहाँ प्रणय सेठी आ जाएंगे सर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 40%, 40 वर्ष से कम आयु होने के कारण हमने इसमें 40% की बढ़ोतरी की। कैसे की? 2,40,000 का 40% हमने निकाला तो 96,000 आया। कुल वार्षिक आय में इसको हमने जोड़ दिया तो 3,36,000 हो गया। तीसरी स्टेप आएगी सर हमारी व्यक्तिगत खर्चों की कटौती, जिसको डिडक्शन भी कहते हैं। यहां पर सरला वर्मा की तालिका को हम देखेंगे, 1/3 हिस्सा इसमें काटा जाएगा सर। 3,36,000 का 1/3 मतलब 1,12,000 हुआ। इसको हमने 3,36,000 में से माइनस कर दिया तो 2,24,000 आ गया। अब उचित गुणक, यहां पर सरला वर्मा 2009 की तालिका का हम इस्तेमाल करेंगे। 31 से 35 वर्ष की आयु में 16 का गुणक यहां पर लागू होगा और इसमें हम 16 का गुणा करेंगे तो 35,84,000 कुल इसमें अवार्ड राशि आ गई। ये हमारा बेसिक चीज हमने निकाल ली। अब 5वीं स्टेप जो हमारी आती है पारंपरिक मदें और विधिक वृद्धि का नियम। प्रणय सेठी ये जो पैराग्राफ 61 के अनुसार पारंपरिक मदों के में समय के साथ स्वतः वृद्धि जोड़ी जाती है। और कौन कौन सी जोड़ी जाती है सर? हम जो 20% जोड़ के देखते हैं। नंबर 1 संपत्ति की हानि, कंस्टोरियम। मूल राशि 40,000 थी, इसमें 20% के बाद 48,000 हो गई सर। कुल 3 डिपेंडर हैं, इसमें हमने 3 को लिया है तो 1,44,000 हो गए तीनों के अलग अलग। चौथा है दाह संस्कार का, 15,000 है तो हमने 18,000 लिखा हुआ है। 20% बढ़ाकर संपदा की हानि में 15,000 था तो इसमें 18,000 लिखा हुआ है। तो ये इस प्रकार से तालिका में मैंने पूरी राशि निकाल कर लिखाई है और इन सबका जोड़ आया अंत में 37,64,000। 20,000 रुपए की सैलरी कमाने वाला व्यक्ति 37,64,000 रुपए का मुआवजा इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। देखिए सर, ये मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण बताया है। यही बिल्कुल आप ये ना माने कि जो मैंने बताया यही अंत हो गया और इसके आगे कुछ नहीं है। नो सर, ये सिर्फ एक उदाहरण है और अंतिम फैसला कोर्ट में जज साहब के द्वारा ही दिया जाएगा, बयान के आधार पर और गुण दोषों के आधार पर। और आपकी जो है कि मेडिकल बिल तालिका वो सब भी इसमें जोड़े जाएंगे। जैसा कि आपका जो मेडिकल बिल है वो आपका इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब ये सपोज करो कि आपका इलाज में जो भी खर्च हुआ, संपदा की हानि, संगति की हानि, तो वो इसमें सर अलग से जोड़ा जाएगा। वो मैंने इसलिए इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो जो राशि जोड़ी जाती है वो राशि जो है कि आपके मेडिकल में जो बिल बनते हैं उसी के आधार पर जोड़ी जाती है। हालांकि मैं इसमें एक कॉलम और बढ़ा देता हूँ, मेडिकल बिल और पर्चे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ हमें ये राशि इसमें जोड़ देना है। वो आपकी अलग से रहेगी, मेडिकल बिल व पर्चे। ये भी सर मैंने इसमें लिख दिया है। यह हालात और परिस्थिति के हिसाब से ये समय अनुसार बदलता रहता है, बदलता रहता है, ये बदलता रहता है। जो भी जोड़ा, जो भी
इसमें जोड़ा जाएगा। वो राशि मैंने सर इसमें नहीं जोड़ी है क्योंकि वो डायरेक्ट मृत्यु हो गई थी और बिल पर्चे उनके पास थे भी नहीं, जस्ट तो वो स्थिति अलग थी। लेकिन यदि स्थिति आपके सामने डिफरेंट होती है तो आप उसमें राशि को आप जोड़ सकते हैं, और यही संशोधित राशि पूरी मैंने इसमें लिखी है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अक्सर बीमा कंपनी बड़े इसमें डिफेंस लेती है कि जो है कि पत्नी का जो है कि प्रणय सेठी 2017 में सिर्फ पत्नी को सहचारे की हानि दिए जाने के बारे में बताया गया है, बच्चे और माता पिता को नहीं बताया गया है। मेघमा जनरल इंश्योरेंस 2018 का फैसला है, तो उसके बाद के भी दो फैसले सर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये दो फैसले जिसमें मेघमा जनरल 2020 और 21 के हैं सर, ताकि आप इसको कोर्ट में आर्गुमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्येंद्र कौर का है 2020 का, इसके पैराग्राफ क्रमांक 34 में भी बताया गया है कि इसमें एन जयश्री चोलामंडल 2021 में कोर्ट ने सीधे इसी सत्येंद्र कोर्ट 2020 के जो है कि केस का हवाला दिया, और यहाँ पर मैंने उसको भी लिख दिया है, चोलामंडल वाले केस को भी। तो ये सब भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। ये 5 जजमेंट सर लेटेस्ट हो चुके हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और उनकी सरल व्याख्या भी मैंने इसके अंदर कर दी है। और यहाँ से फिर हमारा अध्याय नंबर 1 चालू होता है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने मुख्य रूप से आपको तालिका बताने के लिए ये वीडियो तैयार किया है, क्योंकि ये तालिकाएं अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप एक्सीडेंट का मुआवजा राशि नहीं निकाल सकते। ये आप खुद भी जानते हैं, आप खुद भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफी समय भी देना पड़ता है। तो आपकी समय की बचत करने के उद्देश्य से एक बड़ा ही सरल फार्मूला मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। सारा डिजिटल ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिख दिया गया है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद भी सकते हैं। 2 लिंक इसमें दी गई हैं, दोनों लिंक पे क्लिक करके भुगतान करके आप खरीद सकते हैं। इसमें सिर्फ तालिकाएं नहीं मिलेंगी सर, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो हम वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हमें अक्सर जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो महत्वपूर्ण अध्याय मैंने इसमें शामिल किए हैं, और उनके ऊपर वीडियो भी सर मैं बना चुका हूं मेरे चैनल पर। आपको यदि स्पेशल किसी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ई बुक खरीदना है या वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उसकी स्पेशली डिजिटल ई बुक आपको उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं सर, ये एक डिजिटल ई बुक क्या है सर, एक नोट्स है, एक पीडीएफ है। आप ये इसको बनाया इसलिए गया है कि विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केसेस का, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जा सके। इसका मकसद जो है कि आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। ये किसी भी प्रकार का दावा नहीं है सर, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाता हूं आपकी शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से। आप कुछ भी कार्रवाई करें तो आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही करें, क्योंकि किसी भी प्रकार का यदि आप नुकसान उठाते हैं तो उसके लिए मेरी डिजिटल ई बुक और ना मेरा चैनल दोनों जिम्मेदार नहीं है। और यही चेतावनी में मेरी डिस्क्लेमर में भी लिख देता हूं सर डिजिटल ई बुक के अंदर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपको बता दूं कि ये वो महत्वपूर्ण 4 जो तालिकाएं मैंने डिजिटल ई बुक में से आपको बताई हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट्स के अंदर दी गई हैं। कौन से जजमेंट्स में? ऐतिहासिक फैसलों में दी गई हैं, आज भी लागू हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं तालिकाओं के आधार पर अवार्ड राशि निकाली जाती है। नंबर 1 है सरला वर्मा 2009, नंबर 2 है प्रणय सेठी 2017, तीसरा है मेघमा जनरल इंश्योरेंस 2018। तो सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। जहां तक मुझे ज्ञान था मैंने आपको देने की कोशिश की है, जहां तक मुझे याद था मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जहां तक मुझसे बन सकता था इसका सरलीकरण, इसको इजी बनाने की वो कोशिश मेरे द्वारा की गई है। ये दावा नहीं है सर, सिर्फ एक प्रयास है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान में जो परेशानियां जाती हैं, एक आम व्यक्ति के मन में भी ये सवाल पैदा होता है, तो वो 10वीं क्लास का बच्चा और 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस तालिका को आप रख देंगे तो गुणा भाग करके बड़ी आसानी से निकाल सकता है। तो आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, ऑल इंडिया के एडवोकेट्स, आप तो सभी जानते हैं निकालना, लेकिन फिर भी मैंने एक उसको व्यवस्थित रूप से एक जगह लाने की कोशिश की है, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चीजें मिल जाएं, ताकि आपके घंटों की बचत, आपका समय बच जाए। जो घंटों आप उन साइटेशनों को पढ़ेंगे और उसमें से तालिका निकालेंगे, और आप मिनटों में इसको 1 मिनट में आप पूरा क्लेम अवार्ड निकाल सकते हैं सर, आराम से अपने सामने तालिका रखकर। आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।